फ्रेंड्स, मेरा नाम विद्यासागर है। मैंने 64th बीपीएससी में अपने प्रथम प्रयास में सेकंड रैंक सिक्योर की है और 64th बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स की एक ब्रीफ स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा कि कैसे आप मैथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं बीपीएससी में, और मैथ्स की प्रोज, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और सिलेबस क्या है और बुक्स क्या हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लस मैं अपना स्कोर भी आपको बताऊंगा कि कैसे मैथ्स के बारे में जो मिथ्स हैं वो रॉन्ग मिथ्स हैं, वो सही नहीं हैं। मैथ्स एक काफ़ी अच्छा ऑप्शनल है और आपको मैथ्स क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपना मार्क्स बता देता हूँ। मार्क्स आ गए हैं बीपीएससी के, तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि मेरे मार्क्स वन ऑफ द हाईएस्ट हैं परहैप्स शायद। तो मैंने आउट ऑफ 300 280 स्कोर किया है मैथ्स में। बीपीएससी में आप देख सकते हैं ये दूसरे जो नॉन टेक्निकल ऑप्शनल हैं उन पर ये ह्यूज एज है मेरे पास। इसके अलावा मैं यूपीएससी में भी मैं सिलेक्टेड हूँ 2019 में, तो वहाँ पे भी मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स ही था। तो वहाँ पे भी मैंने 289 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 500, और ये काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं मैथ के यूपीएससी में, और बीपीएससी में तो आप स्कोर देख ही रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैथ्स काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स जो है वो मेरे सिलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा रोल मैथ्स का रहा है, और अगर मेरी सेकेंड रैंक आई है तो उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। प्लस मेरी यूपीएससी में भी जो मेरे सिलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा रोल था वो मैथ्स का था। तो मैथ्स के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि मैथ्स किन्हें लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और किन्हें नहीं लेना चाहिए ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है मैथ्स के बारे में, और मिथ्स क्या हैं मैथ्स के बारे में। तो इसको अब डिस्कस करते हैं। हु कैन चूज मैथमेटिक्स एज देयर ऑप्शनल। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि उसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। ये सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। जेन्युइन इंटरेस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि किसी को मैथ्स पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो ये पता कैसे चलेगा आपको कि आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है। अगर आप मैथ्स लगातार 15-20 दिन पढ़ सकते हैं बिना कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, तो इसका मतलब आपको उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट है, और ये बचपन से ही होता है लोगों में, ये पता चल जाता है। मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट मैथ्स में था, और ये चीज़ें मुझे हमेशा पता थी कि मैं मैथ्स में अच्छा हूँ। तो ये इंटरेस्ट वाली बात पहले हो गई। सेकेंड है कि एक बेसिक एप्टीट्यूड भी होना चाहिए। बेसिक एप्टीट्यूड से मेरा मतलब है कि सिंपली जो लोग मैथ्स कर पा रहे हैं, उसमें कुछ वैसा नहीं है कि कोई सुपर इंटेलिजेंट बंदा हो। एवरेज स्टूडेंट भी मैथ्स में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो ये दो रिक्वायरमेंट थी मैथ्स की कि कौन सेलेक्ट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि बिहार जैसे इलाके में बहुत सारे स्टूडेंट वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जो स्ट्रेंथ वीकनेस की बात है मैथ्स में, वो अब इसके बाद आगे आती है कि स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है मैथ्स की। इसके बारे में कैंडिडेट्स को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में। अदरवाइज वो अपने मिड प्रिपरेशन में ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए, और वो कभी कभी सेल्फ डाउट में छोड़ भी देते हैं प्रिपरेशन को। अगेन एक थर्ड एस्पेक्ट भी है जो मैं बता देता हूँ। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट करने के लिए मैथ्स को, कि जिनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो मैथ्स में अच्छा कर पाते हैं। क्योंकि मैथ्स में कभी कभी क्या हो सकता है आपका कि पूरा आपने काफ़ी प्रिपरेशन करी और आपका स्कोर आएगा बहुत कम। जैसे मेरे साथ अपने फर्स्ट यूपीएससी के अटैम्प्ट में हुआ कि मैं 7-8 महीने लगातार मैथ्स पढ़ा और मेरे नंबर आए 208। तो एक ऑर्डिनरी कैंडिडेट जिसके पास कॉन्फिडेंस ना हो वो ऑब्वियसली वो मैथ्स को छोड़ देगा। बट अगेन वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आप 6 मंथ्स का मेहनत जो है सो आपका बेकार हो जाता है। इसलिए अपने आप पर ट्रस्ट करना और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं मैथ्स के एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेता हूँ। मैथ्स की एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज है मैथ्स का कि ये काफ़ी स्कोरिंग ऑप्शनल है। आपको मैंने अपना नंबर कुछ देर पहले बताया था, उससे आप देखिए कि ये कितना इम्पैक्टफुल ऑप्शनल है कि आपकी पूरी गेम को ही चेंज कर देगा। मेरे जितने मार्क्स मेंस में हैं उसका अराउंड 49% सिर्फ मैथ्स में है, और मैथ्स का वेटेज टोटल ओवरऑल जो मेंस में वेटेज है वो 33% है। तो आप देखिए 33% वेटेज में मैंने 49% मार्क्स स्कोर किया है। तो ये समहा कहीं ना कहीं मैथ की यूटिलिटी दिखाता है कि कितना स्कोरिंग ऑप्शनल है ये बीपीएससी में। प्लस ये यूपीएससी में भी काफ़ी स्कोरिंग ऑप्शनल है। आपने यूपीएससी के अगर मार्क्स देखे हो टॉपर्स के, तो उनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं उसमें, और मेरे मार्क्स भी काफ़ी सही थे यूपीएससी में। तो
इसका स्कोरिंग होना इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें आपको एक एक्स फैक्टर होता है। जो सेकेंड मैथ्स की एडवांटेज है कि ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव होने से जो एक फ़ायदा हो जाता है कि एग्ज़ाम में चेकर के पास जो पेपर चेक कर रहा होता है आपका, उनको आपको कभी ये डाउट नहीं होगा कि मैं सही करके आया हूँ तो मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। मुझे संभव पता था कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं 280 के आसपास में। मैंने एक आईएमएस के प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि मेरे मार्क्स कितने आ सकते हैं, किसी ने पूछा था उसमें, तो मैं उसमें बताया कि मेरे 280 +- 15 हो सकते हैं, और एग्जैक्टली 280 मार्क्स हैं। मार्क्स आउट हो गए हैं अभी बीपीएससी में। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नेचर आपको एस्टिमेट करने में मदद करेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पर है। जो थर्ड चीज़ है वो इनपुट आउटपुट रेशियो है मैथ्स का, कि इनपुट आउटपुट रेशियो से मेरा मतलब है कि जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे आप विदिन 7 डेज बीपीएससी के लिए कर सकते हैं। यूपीएससी में थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बीपीएससी के लिए आप 7 दिन में कर सकते हैं, और इससे आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में। और 2 क्वेश्चन का मतलब होता है 50 नंबर, आउटराइट 50 नंबर अगर कोई कैंडिडेट 7 दिन में सिक्योर कर रहा है। और उसे मैं अगर ये बताऊं कि वो 1.5 मंथ्स में 2-3 चैप्टर मैथ्स के कर सकता है, उतने में उसके 150 नंबर आ जाएंगे, तो ये लोगों को थोड़ा सा विश्वास नहीं होता कि इतना जल्दी वो इतना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बट अगेन फिर ये बैलेंस आउट हो जाता है, कुछ चैप्टर लंबे भी हैं। तो ये जो इसमें है इनपुट आउटपुट रेशियो, कि आप इतना एफर्ट देंगे तो एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट में वाई अमाउंट ऑफ मार्क्स आ जाते हैं कैंडिडेट्स के। थर्ड है, जो नेक्स्ट एडवांटेज है मैथ्स की, वो है कि ये मोनोटोनिसिटी प्रिपरेशन में जो होती है हमारी, उसे तोड़ता है। मोनोटोनिसिटी से मेरा मतलब है कि कैंडिडेट्स अगर कंटिन्यूसली जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो वो एक लीनियर पैटर्न हो जाता है कि सुबह उठा जनरल स्टडीज़ पढ़े जा रहे हैं, बोरियत आ रही है, अब पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करें। तो यहीं पर मैथ्स हमारे काम आता है। हम पहले पढ़ रहे थे, अब हम मैथ्स सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जो प्रिपरेशन में वो जो एक लीनियर पैटर्न पे चल रहा होता है वो ब्रेक हो जाता है, और हम दूसरा चीज़ कर रहे होते हैं, हमें मज़ा आता है और हमारा थोड़ा स्टडी आवर भी बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा मैथ्स का। और ऑलरेडी ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो भी कैंडिडेट्स हैं और जिनका मैथ्स अच्छा था उनके लिए बेनिफिशियल है। तो ये तो सारे एडवांटेजेस हो गए। तो क्या सारी चीज़ें मैथ्स में ही अच्छी हैं, ऐसा कुछ और बाकी ऑप्शनल सारे ख़राब है? नहीं, मैथ्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये कैंडिडेट्स को इनिशियल में पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप फंस सकते हैं इसमें। डिसएडवांटेज को आप थोड़ा ध्यान से देखें कि ये क्या क्या हैं। अगेन जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है मैथ्स का वो है बल्कि सिलेबस। ये सिलेबस थोड़ा लंबा हो सकता है मैथ्स का आपके दूसरे ऑप्शनल के कंपैरिजन में जो जनरल स्टडीज से कोइंसाइड करते हैं। तो एक जो बल्कि ऑप्शनल है, मैं लिखता हूँ इसे एक एक करके। सेकेंड है कि जो मटेरियल है वो स्कैटर्ड हो सकता है। स्कैटर्ड मटेरियल से मेरा मतलब है कि जैसे आपको अगर मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक बताऊंगा तो वो इतनी मोटी बुक आती है, आप साइज़ देखिए, इतनी मोटी बुक आती है, उससे 2 चैप्टर कवर होता है हमारा ओडी पीडी। बट अगेन आपको उसमें पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ से कहाँ तक करना है? वो कुछ यहाँ पर है, कुछ वहाँ पर है। मैंने शुरुआत में किताब खरीदा था तो मुझे पता नहीं चल रहा था उसमें से क्या करना है। तो वो मटेरियल जो स्कैटर्ड है ना, वो थोड़ी स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम करता है। और सेकंड तो बल्कि था ही। थर्ड है गाइडेंस। गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। विदाउट गाइडेंस आपको पता नहीं चलता है कि कौन से चैप्टर को कितने टाइम देना चाहिए, कितने दिन में ओवर हो जाता है, और कितना टाइम पे आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए मैथ्स में। और यहीं पर इसी वजह से हमें कोचिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, गाइडेंस की वजह से। मैथ्स में कोचिंग काफ़ी हद तक जस्टिफाइड भी है, आप ले सकते हैं उसमें अगर आपके पास चॉइस हो तो। बट अगेन अगर आपके पास चॉइस ना भी हो तो भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और सेल्फ स्टडी के लिए मैं सारे मटेरियल इसमें बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से कर सकते हैं, मटेरियल आप कहाँ से गैदर करेंगे। तो वो जो मैं बोल रहा था कि मटेरियल जो आपकी आएगी वो कौन से जगह से आएगी, कहाँ से आप खरीदेंगे, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। जो गाइडेंस वाली बात है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और बल्कि स्कैटर्ड गाइडेंस, हाँ एक और जो मैथ्स के साथ है कि इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है बीपीएससी का, यूपीएससी की कंपैरिजन में अराउंड 20% सिलेबस ज़्यादा है। बट हम उसे नहीं करते हैं, हम सेलेक्टेड टॉपिक्स करेंगे और उसके थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो
जो एक लेंथ है सिलेबस का वो भी ज़्यादा है, ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज हो जाती है। और कैंडिडेट्स खुद भी इसमें कुछ कुछ डिसएडवांटेज क्रिएट करते हैं। वो सबसे बड़ा है कि पेन एंड पेपर का यूज़ ना करना। बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ मैथ्स को पढ़ते हैं, वो पेन पेपर का यूज़ नहीं करते, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हैं, सिलेबस नहीं देखते हैं मैथ्स का, तो उनके लिए मैथ्स प्रॉब्लम कर सकता है। बट अगेन इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, बल्कि ये गलत है। मैं इसमें बताऊंगा नेक्स्ट जो हमारा एम है वो है मिथ्स क्या है मैथ्स के बारे में, और उस मिथ्स को मैं बस्ट करने की कोशिश करूंगा कि जो मैथ्स के बारे में मार्केट में मिथ्स बने हुए हैं कि मैथ्स ऐसा है वैसा है, इसमें मार्किंग कम होती है, ज़्यादा होती है, डिफ़िकल्ट है वो। तो जो सबसे पहला है वो है डिफ़िकल्टी। कैंडिडेट लोग बताते हैं कि मैथ्स एक डिफ़िकल्ट ऑप्शनल है, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये एक मिथ है, डिफ़िकल्टी एक मिथ है। मैथ्स के पेपर का लेवल जेई के पेपर के लेवल से कम होता है, और काफ़ी कम होता है। तो ये आप इस मिथ में ना फंसे मार्केट में, जो ये मिथ है कि ये डिफ़िकल्ट है। सेकंड जो मिथ है मैथ के बारे में वो है कि ये समहाउ डिफ़िकल्ट है और इसमें हमारा मटेरियल कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, जीएस में बेनिफिट हो जाएगा, मैथ्स लेने से जीएस में थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा, सॉरी बेनिफिट्स नहीं, डिसएडवांटेज हो जाएगा। लोग बताते हैं कि ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जिससे जीएस में भी मदद मिले। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा ऑप्शनल सेलेक्ट किया जिससे कि आप सोचते हैं जीएस में भी मदद मिले, उससे आप 4, 5, 10, 15 नंबर का बहुत डिफरेंस क्रिएट करेंगे जीएस में। बट मैं मैथ्स में 100 नंबर का डिफरेंस क्रिएट करूंगा आपके साथ, तो वो 5 नंबर और 100 नंबर के फ़र्क में काफ़ी अंतर है। आप मैथ्स के मार्क्स देखिए और दूसरे ऑप्शनल के मार्क्स देखिए, अराउंड 60 to 70 मार्क्स का तो मिनिमम डिफरेंस, जो हाईएस्ट स्कोर है दो ऑप्शनल का, उसको कंपेयर कीजिए आप, आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है। आप एवरेज स्कोर भी कंपेयर कीजिएगा तो भी आपको पता चलेगा कि वो समहाउ मैथ्स को 20-40 नंबर का एडवांटेज है ही पेपर में। तो जो एक है कि जीएस के साथ ओवरलैप होना चाहिए ऑप्शनल का, वो भी सही कॉन्सेप्ट नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है और कैंडिडेट्स इसमें फंस जाते हैं, और इसमें उनकी गलती भी नहीं होती है। बट अगेन मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये जो जीएस के साथ ओवरलैपिंग वाली बात है ये गलत है, डिफ़िकल्टी वाली बात भी गलत है। स्केटर्ड मटेरियल का भी सॉल्यूशन है आपके पास। जो मटेरियल स्केटर्ड है उसके लिए एक तो जो आपके पास चॉइस है कि आप कोचिंग ले सकते हैं, और दूसरी चॉइस है कि मैं बुक्स के नाम बता देता हूं आपको, आप वहां से कर सकते हैं। मैं उसे थोड़ा एलाबोरेट में बताऊंगा तो आपको इजी हो जाएगा, मैं दोनों तरफ से बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि हम मैथ्स की प्रिपरेशन को कैसे शुरू करें। जो एक ऑर्डिनरी कैंडिडेट होगा अगर उसे इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाए तो कैसे शुरू करें। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आप सर्च करते रहिए यूट्यूब पर कि मैथ्स में हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से सिलेबस आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए और सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए यूपीएससी का और बीपीएससी का। सबसे पहला जो इसमें रहेगा कि आप एक बार सिलेबस देखें। नेक्स्ट रहेगा कि आप जब भी जाते हैं तो पटना में जो पटना साइंस कॉलेज है उसके सामने वाली रोड पे आप अगर 5-10 दुकानों में सर्च करेंगे तो आपको मैथ्स का प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा। यानी तो आप इंटरनेट से किसी कोचिंग की वेबसाइट से, जैसे आईएमएस है तो उसकी वेबसाइट से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने की सोचें कि अगर वहाँ से मिल जाता है आपको तो, प्लस यूपीएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये PYQ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। थर्ड है मटेरियल का, जो मटेरियल वाली बात है मैथ्स के सारे मटेरियल अमेजॉन पे अवेलेबल हैं, आपके जितने भी बुक्स हैं सब मिल जाएंगे आपको अमेजॉन पे। और अगर आपको वहाँ से ना भी मिले तो पटना साइंस कॉलेज वाली रोड में कुमार बुक सेंटर है, और आप अगर नेट पे सर्च मारेंगे तो वहाँ से भी कुमार बुक सेंटर का आपको एड्रेस आ जाएगा, आप वहाँ से मटेरियल मंगा सकते हैं सारे के सारे। तो ये मटेरियल आपका कहाँ से मिलेगा इसका भी सॉल्व हो गया। अगर वहाँ से भी आपको नहीं मिलता है तो आप IMS नाम की कोचिंग है वहाँ से अपने मटेरियल्स मंगाने की कोशिश करें। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो कोचिंग जो इनको लेना है तो उनके लिए तो ऑलरेडी मटेरियल मिल जाएगा वहाँ से। तो ये मटेरियल वाला भी जो इशू था वो सॉल्व हो गया। जो स्कैटर्ड मटेरियल वाला मैंने पहले प्रॉब्लम बताया था वो सॉल्व हो गया। जो सिलेबस था वो आप डाउनलोड कर लीजिए PYQ से। PYQ ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया आपको कहाँ से मिलेगा। जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो है कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो इसे मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि प्रिपरेशन कैसे शुरुआत होगी और कहाँ जाकर के अंत होगा। तो इसमें मैथ्स में दो पार्ट होता है मैथ्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं बेसिक
डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि शुरुआत में आपको कहाँ तक करना है और फिर बाद में आप उसको कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो अगर आप पेपर देखें तो आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने होते हैं 150 मार्क्स। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चन है, 50 का डिस्ट्रीब्यूशन है और हर में 2 क्वेश्चन है, 25-25। सिमिलर स्टोरी इस तरफ है। तो हम यहाँ से 3 क्वेश्चन के लिए 4 चैप्टर को करने वाले हैं, जो 4 ईजीएस्ट टॉपिक हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके बाद भी आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, मैंने तो पूरा किया था, मैं तो यूपीएससी लिख रहा था तो मुझे सारे टॉपिक्स आते थे, बट अगेन मैं इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कैंडिडेट्स एक्सक्लूसिवली बीपीएससी लिख रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपको करना है जो इस पूरे टॉपिक में है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ओडी वाला टॉपिक है वो बहुत ईजी है, उसको आपको सबसे पहले करना है। इसमें जो बुक है वो एमडी राय सिंघानिया की बुक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एमडी राय सिंघानिया। अगेन ये बुक थोड़ा कॉस्टली है, बट अगेन आपका मैथ जो एग्जाम में सिलेक्शन होता है तो उसके बाद जो आपकी लाइफ होती है तो उससे तो कॉस्टली ये नहीं है। तो जो एमडी राय सिंघानिया की बुक है वो आप इंटरनेट से अमेजॉन के थ्रू मंगा सकते हैं। मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, एमडी राय सिंघानिया की बुक है। उसमें से आपको करना क्या क्या है कि एक फॉर्मुलेशन ऑफ ओडी है, ओडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, जिसमें कि आपको चैप्टर नंबर शायद 2 है, उसमें बुक देखने के बाद आपको पता चलेगा, सिलेबस से आप मैच करेंगे तो। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, उसके बाद जो है सो फॉर्मुलेशन पहला वाला टॉपिक है। सेकंड टॉपिक में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाता है, उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बिल्कुल इजी है, फिर होमोजीनियस इक्वेशन है और कॉची ऑयलर है। बहुत कम टॉपिक है, ये आप 7 से 8-10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। जो इसके बाद जो आप नेक्स्ट टॉपिक कर रहे होंगे वो ईजी ही टॉपिक है, वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस, वो इस पोर्शन का टॉपिक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए आप आईएमएस की नोट्स रेफर करें, जो आईएमएस की नोट्स आती है मार्केट से। आप कुमार बुक सेंटर से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, उनका नंबर इंटरनेट से आपको मिल जाएगा, या नहीं तो आप पटना से ले लें। इसके लिए आईएमएस का नोट्स है। और अगेन इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो रंगाकुत्ता मेथड है फॉर सॉल्यूशन ऑफ ओडी, सिर्फ वहीं तक पढ़ना है इसमें। और इसमें प्रूफ्स भी पढ़ने हैं, जो न्यूमेरिकल हैं इसमें जो फॉर्मूलाज के प्रूफ्स हैं उसको भी देखने हैं आपको। जो नेक्स्ट टॉपिक आप कर रहे होंगे वो यहीं से सेकेंड टॉपिक होगा, वो है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये भी आपको आईएमएस के नोट्स से करने हैं। ये टॉपिक भी काफ़ी इजी है, इसमें 3 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं हमेशा, वो है सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम। और एक बार जब आप इसको सीख लेते हैं तो ये बहुत इजी लगता है। ये प्रैक्टिस का है, ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है इसमें, बट अगेन ये बहुत इजी टॉपिक है, ये आप विद इन 10 डेज में कवर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये इंजीनियरिंग वाले सब पढ़े होते हैं ऑलरेडी मैथ्स के सिलेबस में अपने इंजीनियरिंग डेज में, तो इन टॉपिकों में आपको ज़्यादा समय नहीं लगना है। इन टॉपिकों को आप विद इन 1 मंथ जो है सो आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ से आपके अगर आपका डे अच्छा होगा तो यहाँ से 150 का सॉल्व हो सकता है। दिन ख़राब है आपका कि एक ही एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, तो आपका 75 का सॉल्व होगा। बट अगेन 1 मंथ में 75 मार्क्स ये दूसरे ऑप्शनल में पॉसिबल नहीं है। आप गारंटी से नहीं बोल सकता कोई दूसरा ऑप्शनल वाला कि उसके 75 आ जाएंगे। जो अगला टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसकी वेटेज अब ज़्यादा बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। यहाँ से एक फुल क्वेश्चन होगा, उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा। ये टॉपिक भी काफ़ी इजी है, ये शुरुआत में डिफिकल्ट लग सकता है आपको, बट अगेन ये टॉपिक काफ़ी इजी है। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस प्रूव करने की डेफिनेशन है, बेसिस है, डायमेंशन है, तो उसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें रैंक है, नलिटी है, इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा जो मैट्रिक्स का पोर्शन है उसे हम बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी पढ़े रहते हैं, मैट्रिक्स में इन्वर्स कैसे निकालना है, इस तरह की प्रॉब्लम्स। और जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो भी काफ़ी इजी टॉपिक है। उसके बाद सिमिलैरिटी है और आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स, जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, इनके जो है सो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर आते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज आती है। प्लस जो एक ऑर्थोगोनल रिडक्शन है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब सारा इजी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक सॉम सीरीज की बुक आती है, उसमें से लीनियर अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है उसमें मैट्रिक्स के अलावा जो पोर्शन है, जो पहला जो लीनियर अलजेब्रा का सेक्शन है
मैट्रिक्स छोड़कर उसमें से 3 चैप्टर करने हैं आपको। और वो चैप्टर आप एक बार जो फाइंड आउट करेंगे इंटरनेट से तो उसे आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर करना है उसमें से। तो ये सॉम सीरीज की बुक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि आप आईएमएस की नोट्स अगेन इसमें रिफ़र कर सकते हैं अगर आपको उस बुक से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा टॉपिक करना है। और मैट्रिक्स में भी आईएमएस की नोट्स काम कर जाएगी। और ये इसका बेसिक सोर्स हो गया। थर्ड चैप्टर है कैलकुलस। अगेन कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलस से यहाँ भी क्वेश्चन होंगे आपके। कैलकुलस में आप एमडी राय सिंघानिया मलिक एंड अरोरा की बुक है एक कैलकुलस में, उस बुक को आपको रेफ़र करनी चाहिए। मलिक एंड अरोरा में कैलकुलस में बेसिकली ये एक एक्सटेंशन है क्लास 12 के सिलेबस का। क्लास 12 में हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड मीन वैल्यू थ्योरम प्लस मैक्सिमा मिनिमा 1 वेरिएबल में पढ़ते हैं। यहाँ पे उतना तो पढ़ना है ही, इसके अलावा 2 वेरिएबल में सेम चीज़ें हो जाती है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा जिसका कि अदर नेम लैग्रांज मल्टीप्लायर भी है, प्लस जो इंटीग्रेशन के टॉपिक्स हैं जैसे मल्टीपल इंटीग्रेशन, सिंगल डबल ट्रिपल, और उसमें डिरिचलेट वाला इंटीग्रेशन है, और लियोविली एक्सटेंशन टू डिरिचलेट थ्योरम है। इतना पे ही ये ख़त्म हो जाता है कैलकुलस वाला पोर्शन। तो इसके लिए आपको जो बुक है वो मालिक एंड अरोरा है, वो कलर्ड बुक है, वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है बुक, वो आप देखते ही पहचान जाएंगे। मालिक एंड अरोरा, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, मालिक एंड अरोरा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इस तरफ होगा, वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अगेन देखिए मैं दोनों तरफ बैलेंस कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में आपको दोनों तरफ से सॉल्व करने होते हैं, तो मैं सिर्फ इधर के नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ कि आपको किधर से करने हैं। आपको इनिशियल फेजेज में जो इजी टॉपिक्स हैं उनको जल्दी से कवर कर लेना है, फिर जो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है उसे थोड़ा टाइम दे के करना है। तो इधर हो जाने के बाद ये देखिए यहाँ से 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और यहाँ से भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। बट अगेन थोड़ी सिक्योरिटी के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक और चैप्टर यहाँ ऐड करना है। कॉम्प्लेक्स में सिंपल है, कृष्णा सीरीज की बुक है, वो काफ़ी अच्छी बुक है। उसमें से आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं। पहला चैप्टर है, इसमें मैं लिख देता हूँ कृष्णा सीरीज की बुक। जो इसका सिलेबस है बीपीएससी के कॉम्प्लेक्स का, वो यूपीएससी जैसा ही सिलेबस है, 100% सेम है। उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपको एनालिटिक फंक्शन वाला, उसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला सेक्शन है, वो काफ़ी ईजी है, 2-3 दिन में हो जाएगा आपका। उसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, उसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें हैं बुक में, आपको उसको नहीं पढ़ना है। आपको उसमें से कॉची का इंटीग्रल फार्मूला, कॉचीज थ्योरम, और उसके बाद जो है सो लॉरेंट सीरीज से कैसे एक्सपेंशन करते हैं, और उसके बाद गॉस का मीन वैल्यू थ्योरम, कुछ थ्योरम्स भी हैं उसमें, तो उसको आपको डेराइव करने हैं। कॉची का जनरल इंटीग्रल फार्मूला, कॉची का इंटीग्रल फार्मूला, ये सारी चीज़ें उसमें है, तो आपको वहाँ से वो सारे कर लेने हैं। उसके बाद उसमें सिंगुलैरिटी वाला पोर्शन है कि सिंगुलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे और किस तरह की है, तो उस पर कुछ सेक्शन है, तो वो कर लेना है आपको। वो आपको सिलेबस से देख के पता चलेगा क्या है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो नेक्स्ट है वो काउंटर इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, वहाँ पे रेसिड्यू थ्योरम है, उसका आपको प्रूफ भी देखना है, प्लस उसमें रेक्टेंगुलर के पहले तक कर लेना है आपको। तो उसमें 3 तरह से बेसिकली क्वेश्चन होगा, काउंटर में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके है, तो उसे आप कर लीजिए, उतने में हो जाता है। कॉम्प्लेक्स थोड़ा कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, बट अगेन ये बहुत ईजी टॉपिक है, इससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जब हमारा इतना हो जाता है तो एक चैप्टर और है पार्ट 2 में ही, यहाँ पे पहले इसको कर लेंगे, वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई। अगेन जो पीडीई के लिए बुक है, वो जो मैंने आपको ओडीई के लिए बुक बताई थी एमडी राय सिंघानिया की, वो वही बुक है। उसके बैक सेक्शन में पीडीई लिखा हुआ है, वहाँ से आपको पहले 6 चैप्टर करने हैं उस किताब के। पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ पीडीई, सेकंड है पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वाला जो है, थर्ड है चारपेट वाला। तो पहले आपको चारपेट कर लेना है फॉर्मुलेशन के बाद चारपेट वाला क्वेश्चन, क्योंकि चारपेट बीपीएससी में बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है। उसके आगे के 2-3 चैप्टर हैं होमोजीनियस वाले और अदर चैप्टर हैं, तो उसको आप कर लीजिए सिलेबस से मैच करके, और सारे क्वेश्चन नहीं करना है इसमें। जो एमडी राय सिंघानिया के बुक है उसमें बहुत क्वेश्चन है, तो आप एक तरह के क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो इससे आपका जो है सो पार्ट 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एक चैप्टर आपको और ऐड करना है, क्योंकि इनसे तो आपको फुल क्वेश्चन मिल सकता है, बट अगेन इससे श्योरिटी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा। इसमें मिक्सअप हो सकता है वेक्टर के क्वेश्चन का, वेक्टर कैलकुलस का, और थोड़ा बहुत एनालिटिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन का मिक्सअप हो सकता है। तो जो चौथा चैप्टर है वो है वेक्टर कैलकुलस। अगेन ये वेक्टर नहीं है,
मैं इसे अगेन फिर से एम्फेसाइज करता हूँ कि ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर कैलकुलस है। वेक्टर कैलकुलस से मेरा मतलब है कि कैलकुलस जब आप एमडी राइसिंग ये मलिक एंड अरोरा की किताब को पढ़ रहे होंगे तो ये जितने भी थ्योरम्स यहाँ हैं वो इसमें भी हैं, बट हमें यहाँ इसे वहाँ नहीं पढ़ना है, इसे हमें यहाँ पढ़ना है। तो वेक्टर कैलकुलस में दो तरह के चॉइस हैं आपके पास। एक तो आप आईएमएस के नोट्स ले लें, वो भी बुक का ही एक तरह प्रिंट आउट है, और अदरवाइज एक सॉम सीरीज की ही आएगी, वो बहुत पतली बुक है, बहुत थिन बुक है, उसे आप कर लें। अब इसमें टॉपिक्स क्या है वेक्टर में, इसमें बस 4-5 टॉपिक हैं। सबसे पहला है वेक्टर आइडेंटिटीज एंड वेक्टर इक्वेशन वाला टॉपिक है, जिसमें कि आप 7-8 तरह के फॉर्मूले हैं और उसे आप प्रूव करते हैं, और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस उसके बेसिस पे हैं। जो सेकंड टॉपिक है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सेडनेट फेडनेट वाला फॉर्मूला है। सेडनेट फेडनेट से कर्वेचर टॉर्सन हम फाइंड आउट करते हैं, और उस पर रिकरेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं सारे एग्जाम्स में, तो वो फॉर्मूला बेस्ड है, वो आईएमएस के नोट से हो जाता है आपका। प्लस ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये तीनों हैं, इन तीनों पे क्वेश्चन आते हैं, और इस पे आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये काफ़ी इजी हो जाता है, काफ़ी इजी लगता है आपको। इस बार जो क्वेश्चन आया था 65th में, वो क्वेश्चन ही गलत था वेक्टर का, तो जिन्होंने भी 5 लाइन भी लिखा होगा उसे उसमें पूरा 25 नंबर मिला होगा। तो जो इसकी बुक भी थी वो आईएमएस वाली बुक है, आईएमएस वाला मटेरियल है, या प्लस सॉम सीरीज ले सकते हैं आप। सॉम सीरीज की काफ़ी पतली बुक है, काफ़ी थिन बुक। जैसे बिहार में लोग जो 10th 12th में एग्ज़ाम लिखते हैं तो उनका जो उसमें एक नोटबुक आता है उतना थिन है, वो जो गेस्ट पेपर आता है उतना थिन बुक है ये। इतने में देखिए, अगर हमें 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इतने में हमारा हो जाता है, इतना बेसिक रिक्वायरमेंट है। इतने में आपका 250 तो मिनिमम हो जाएगा, 250 से 275 तक, बट कुछ क्वेश्चन बच सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये मैथमेटिक्स है, इसमें उनके पास चॉइसेस हैं। सिलेबस के पोर्शन अभी भी आपके बचे हैं, वहाँ से कुछ क्वेश्चन अगर वो मिक्स करना शुरू कर दें तो आपसे नहीं होगा, बट दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, यहाँ तक आपको करना है। इतने में आप श्योर हो सकते हैं कि आपको दूसरे ऑप्शनल पे 40-30 नंबर की तो एज है ही, इसके अलावा भी आप अपना मटेरियल बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका मटेरियल कहाँ बढ़ेगा, और एक जो बहुत बड़ा एक्सपेंशन है उसमें क्या कर सकते हैं। अब मैंने जो आपको बुक्स के नाम बताए हैं इन चारों टॉपिक्स पे, वो सेम है यूपीएससी के लिए भी। इवन कॉम्प्लेक्स में ये 100% सेम है, पीडी में भी 100% मटेरियल सेम है यूपीएससी बीपीएससी का, एलपीपी में 100% सेम है, न्यूमेरिकल में भी इतना तो यूपीएससी में पढ़ना ही है, प्लस इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट कुछ और है, उतना पढ़ना है। कैलकुलस में 100% सेम है, वेक्टर कैलकुलस 100% सेम है, लीनियर अलजेब्रा भी 100% सेम है। ओडी में थोड़ा सा यूपीएससी में ज़्यादा पढ़ना है, बट बुक वही है, तो इतना तो मिनिमम कंटेंट हर जगह है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि किसी और को एक्सपेंड करना है मटेरियल, इसके अलावा मान लीजिए किन्हीं के पास टाइम है तो वो क्या करें, तो उसका भी सॉल्यूशन है। टाइम है तो आप इसके बाद भी कुछ कर सकते हैं, ताकि आप श्योर रहे कि जैसे मेरे मार्क्स आ रहे हैं 280, आपको काफ़ी हाई मार्क्स आ जाएं, ताकि आपके जीएस पे जो रिलायंस है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ मैं आपको बता देता हूँ पार्ट 1 में क्या करना है और पार्ट 2 में क्या करना है। पार्ट 1 में सिर्फ मैंने 2 टॉपिक छोड़ रखा है, एक है स्टैटिक्स डायनामिक्स। स्टैटिक्स डायनामिक्स में आप डायनामिक्स वाला पोर्शन पहले करें, क्योंकि वो हमने 12th में ऑलरेडी किया हुआ होता है। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे क्वेश्चन है, रेक्टिलिनियर मोशन पे क्वेश्चन है, जो प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी आ रही होती है 12th में, बस उसे ब्रशअप करना होता है। और वो आप कृष्णा सीरीज़ की बुक से कर लें, कृष्णा सीरीज डायनामिक्स पे जो बुक आती है कृष्णा सीरीज की, उससे कर लें, डायनामिक्स बाय कृष्णा सीरीज। तो वो स्टैटिक्स डायनामिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें से आप ये कर सकते हैं। और स्टैटिक्स पे भी कृष्णा सीरीज की बुक आती है, वो आप सिलेबस देख करके उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं बीपीएससी में, उसे देख करके आप उतना कर सकते हैं। उतना में ये चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन हैं। 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 4 चैप्टर आपने किया हुआ है, तो थोड़ा सा ऐड करने से आप एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे इसमें। और ऐसे भी 300 पूरा अगर नहीं भी सॉल्व होता है, 275 तक भी होता है, 250 का भी होता है, तो ये ओके है स्कोर। 230-40 नंबर काफ़ी अच्छे हैं मैथ्स में, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। इन दोनों पर सेपरेट किताब है कृष्णा सीरीज की, आप उसे रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिकल ज्योमेट्री का। इसमें ये टॉपिक भी हमारे 12th के प्रिपरेशन से बहुत सारा मिलता जुलता है। हम लोग 12th में एसक्यू लाइन तक पढ़े रहते हैं हम,
प्लेन भी थोड़ा बहुत हम पढ़े रहते हैं, तो उतना दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगर इसमें एक्सपेंड करना है तो इसमें एक शांति नारायण की बुक है, वो काफ़ी अच्छी बुक है, कॉम्पैक्ट बुक है, उससे आप स्फीयर तक कर सकते हैं, स्फीयर तक के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये ना भी हो तो भी चलेगा, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, या जिनके पास टाइम हो, जिनको बहुत ज़्यादा टाइम हो, 2 साल 3 साल प्रिपरेशन में हो जाए तो वो कर सकते हैं, या नहीं तो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करें उनके लिए भी ये शांति नारायण की बुक है। और उनके लिए भी स्टैटिक्स डायनामिक्स का सिलेबस भी ऑलमोस्ट बीपीएससी यूपीएससी का सेम ही है, तो उनको भी कृष्णा सीरीज की ही बुक करनी पड़ेगी। बेसिकली बुक एक ही है दोनों में, यूपीएससी यूपीएससी में, बस थोड़ा सा सिलेबस बीपीएससी का जो हम प्रिपेयर करेंगे वो कम होगा। सिलेबस एक्चुअल सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट हमको उतना पे नहीं करना है, हमको जीएस को भी उसके साथ बैलेंस करना है, और मैथ्स में भी एक अच्छा स्कोर करना है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ ऊपर बुक का नाम आपके लिए। ये जो बुक है यहाँ पे, ये शांति नारायण की बुक है। अगर मैं बोर्ड के बाहर हो जा रहा हूँ तो ये शांति नारायण की बुक है, आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे सुन सकते हैं दोबारा। शांति, इतने ही टॉपिक यूपीएससी में भी हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री में इसके अलावा भी टॉपिक होगा। मैं आपको स्फीयर तक करने बोला हूँ, वहाँ पे स्फीयर के बाद ही गेम शुरू होती है। स्फीयर के बाद कौन करने होते हैं आपको, कॉनिक्वाइड करने होते हैं, और जनरेटिंग लाइन होता है, रिडक्शन होता है, तो यूपीएससी में उतना ऐड हो जाएगा। जो स्टैटिक्स डायनामिक्स है उसमें सेम मटेरियल है दोनों में, वेक्टर में सेम है, कैलकुलस सेम है, लिनियर अलजेब्रा और मैट्रिक्स सेम है, ओडीई में मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ऐड हो जाएगा। तो यूपीएससी का भी जो सिलेबस है वो काफ़ी इजी है, पेपर 1 उतना डिफिकल्ट नहीं है। बीपीएससी में मैंने आपको बता दिया आप मैक्सिमम कहाँ करेंगे। जो एक और इसमें है, इसमें इस तरफ आप देखते हैं, इस तरफ 3 चैप्टर और हैं हमारे। जो फर्स्ट चैप्टर है जो हमें बीपीएससी के लिए करना चाहिए वो है रियल एनालिसिस। ये रियल एनालिसिस और कैलकुलस सेम ही चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। रियल एनालिसिस और कैलकुलस में इनके क्वेश्चन उसमें आते हैं, उसके क्वेश्चन इसमें आते हैं। बस रियल में कुछ एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं जो रियल के कहलाते हैं, आप उसे कर सकते हैं। तो वो टॉपिक्स है सीक्वेंस, सीरीज, कन्वर्जेंस, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल, एंड अगेन कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। टोटल 5 टॉपिक हैं इसमें, वो आप कर सकते हैं अगर आपको इसके बाद भी टाइम है तो। बट अगेन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इतने पे रिलाई करके एग्जाम हॉल में जा सकते हैं, बट अगर किन्हीं को करना ही है तो वो कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स स्पेस वाला टॉपिक है रियल एनालिसिस में, इसके सिलेबस में, जो कि हम लोग को यूपीएससी में नहीं है, तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था उसकी वजह से, क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं वो आता नहीं है तो मैं उसे प्रिपेयर नहीं किया। बट अगेन अगर आप करना चाहें तो रियल कर सकते हैं। इसके लिए आप आईएमएच की नोट्स ले सकते हैं, या नहीं तो आप इस बुक से भी कर सकते हैं, उसे मालिक एंड अरोरा की। या अगेन अगर आपको मटेरियल ऐड करना है तो एमडी राय सिंघानिया की रियल एनालिसिस पे बुक आती है, मैं लिख देता हूँ इसे, इससे आप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है ग्रुप्स, मॉडर्न अलजेब्रा वाला है, ग्रुप्स एंडिंग्स, ग्रुप थ्योरी एंडिंग थ्योरी। इसको मॉडर्न अलजेब्रा लिखते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इसकी यूटिलिटी बीपीएससी में कम है, अगर किसी कैंडिडेट को बहुत समय हो गया है तो वो इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या जिनको इंटरेस्ट है। बट अगेन मैं इसे एडवाइस करूँगा बीपीएससी में ना करने की, बट आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके चॉइस पे है, आपके जजमेंट पे मैं इसको छोड़ता हूँ। मैं इस पे लास्ट में बता दूंगा कि आपको कैसे करना चाहिए। इस पर मैंने इसे किया था पूरा, और मैं बीपीएससी में इसी से क्वेश्चन सॉल्व किया था एक पूरा 50 मार्क्स का। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लूइड डायनामिक्स एंड रिजिड डायनामिक्स, वो यूपीएससी में आता है, और उसके लिए एमडी राय सिंघानिया की एक फ्लूइड डायनामिक्स की बुक है, और उस पर मैंने डाइस में कोचिंग ली थी फ्लूइड के लिए, स्पेशली फ्लूइड के लिए मैंने कोचिंग ली थी। और रिजिड डायनामिक्स वाले के लिए कृष्णा सीरीज की दोनों बुक आती है रिजिड डायनामिक्स पर, प्लस आपको लेग्रांजियन, हैमिल्टोनियन और डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो बीपीएससी में आपको क्या करना है कि इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो टॉपिक है उसको आपको पूरी तरह करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आ रहा है, इन चारों के अलावा सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है, फिर रियल की तरफ जाना है आपको। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक है एमओआई, ये टॉपिक आपको कर लेना है, प्लस डी एलम्बर्ट वाला, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत क्वेश्चन नहीं है बुक में, अगर आप कोई लोग देखें बुक तो वो डायनामिक्स की ही किताब में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल दोनों है। ये जो यहाँ पे आपकी डायनामिक्स की किताब है कृष्णा सीरीज की, इससे आप ये दोनों कर लें, ये 2-3 दिन में आपका हो जाएगा। तो ये 4 चैप्टर के अलावा इतना, और रियल एनालिसिस में ये आप नहीं भी छोड़ भी देंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। कुछ बस नुकसान हो सकता है आपको अगर आप फुल सिलेबस ना करेंगे तो। मुझे तो पूरा ही आता था तो इसलिए मैं कंप्लीटली अटेम्प्ट कर पाया, बट गारंटी नहीं दे सकते इससे कि आपका 300 का पेपर सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ सकता है, बट अगेन एक कम मार्क्स में भी अगर आप थोड़ा
270 75 280 तक भी कर लेते हैं पेपर में तो 250-50 आ जाएंगे। अब मॉडर्न अलजेब्रा बचता है। मॉडर्न अलजेब्रा एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन हो सकता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी तो कुछ नहीं है। मॉडर्न अलजेब्रा में आप ग्रुप थ्योरी में आईएमएस का मटेरियल यूज करें और रिंग में भी आप आईएमएस का मटेरियल यूज करें। और अगर किन्हीं लोगों को समझ में नहीं आता है मॉडर्न अलजेब्रा तो उसके पास दो सॉल्यूशन है उसके। पहला कि आप इसमें हॉवर्ड के लेक्चर है मॉडर्न अलजेब्रा पर, तो वो आप उसको देख सकते हैं। सेकंड क्या है कि आईआर हर्स्टीन की बुक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, मैं इसे लिखता हूँ आईआर हर्स्टीन की बुक को। ये काफ़ी बेटर बुक है। इस बुक को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ओनली 35 पेजेज में रिंग थ्योरी को फिनिश करता है, जो कि अदर ऑथर्स उसके लिए 200 पेजेज ले सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट बुक है और ये आपको अंडरस्टैंडिंग दे देगा पूरे मॉडर्न अलजेब्रा की, अगर किसी स्टूडेंट को करना है यूपीएससी के लिए भी तो, क्योंकि सिलेबस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है मॉडर्न अलजेब्रा में। प्लस आईएमएस के नोट्स आप ग्रुप थ्योरी में यूज़ कर सकते हैं और हर्स्टीन की किताब के लिए दोनों में यूज़ करेंगे। इससे थोड़ा सा मिला करके पढ़ना होता है, इसमें मैं एक सिंगल मटेरियल आपको नहीं बता रहा हूँ। इसके साथ ही ये प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको फ्लूइड वाली बातें बता दी। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे करना है। जैसे जैसे मैं लिख रहा था इधर से इधर, इस टॉपिक को पहले मैंने लिखा ओडी, फिर इधर मैंने लिखा सबसे पहले न्यूमेरिकल, तो इसी फ्लो में करना है। और जहाँ तक मैंने बताया था कि 4 पहले कर लेने हैं, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा किसी टॉपिक में समय नहीं देना है। जो इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा इस पर चलेगा। तो ये रहा बेसिक जो आपका बुक्स है, कैसे करना है, किस तरह का अप्रोच लेना है, टाइम कितना लगेगा, ये भी लोगों को लगता है। तो इसमें देखिए पहले 3 टॉपिक्स में तो टाइम नहीं लगना था। कैलकुलस में आपका 20 से 25 दिन टाइम लग सकता है और बाकी टॉपिक्स को मिला करके अगर आप देखें फर्स्ट इटरेशन में, तो फर्स्ट आइटरेशन में आपको 4 मंथ लग सकते हैं, 4.5 मंथ्स। बहुत से बहुत जाएगा तो 4 से 5 महीने लगेंगे। सेकेंड आइटरेशन में आपको 2 महीने में हो जाएगा, 2-2.5 महीने में 50% टाइम रिड्यूस हो जाता है। और इतने में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है, इतने में आप 250 मिनिमम सॉल्व कर पाएंगे पेपर में और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है मैथ्स में वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। विदाउट टेस्ट सीरीज आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाएगी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है किसी भी रीजन से, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के पेपर को एज ए टेस्ट लिखिए। जो भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, जो भी पेपर आपने प्रिपेयर, जो भी चैप्टर्स आपने प्रिपेयर किया हुआ है, उसे आप एग्जाम के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें। और जब आप लिखते हैं तो उसे सारे स्टेप्स लिखें, उससे आपके मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे। मैं आपको इतना एक्यूरेटली अपने मार्क्स कैसे बता पा रहा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एस्टिमेट किया हुआ था कि मैं कहीं पे स्टेप मिस नहीं करता हूं, तो जो मैं सॉल्व करूंगा उसमें मुझे उतने नंबर मिल जाएंगे। तो स्टेप्स का इंपॉर्टेंस यही है। अदरवाइज आप क्या होगा क्या कि अगर आप स्टेप्स नहीं लिखेंगे तो 12 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो हर क्वेश्चन के अक्रॉस 2-2 3-3 नंबर वो काटता चला जाएगा। ऐसे में 35-36 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उतना में गेम खराब हो जाता है पूरी एग्जाम का। दूसरा टेस्ट सीरीज के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है कि आप आईएमएस के क्लास टेस्ट ले सकते हैं। जो आईएमएस का क्लास टेस्ट है वो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आप सर्च कीजिए या कोई और रिसोर्स पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाता है सारा मटेरियल। तो हर चैप्टर पे आपका क्लास टेस्ट होता है, तो अपने सिलेबस के हिसाब से कि ये सिलेबस है, ये बीपीएससी में सिलेबस है, उस पर हम क्लास टेस्ट कर लेंगे। और टेस्ट लगाना लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाए बीपीएससी का, तो एटलीस्ट आपको 15 से 20 मैथ्स के टेस्ट लगा के जाने चाहिए। या तो आप आईएमएस के लगा लें या नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लगा लें। प्लस यूपीएससी का भी जिन टॉपिकों को भी आप सॉल्व करेंगे उसमें आप यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो ये मैथ्स की एक ब्रीफ स्ट्रेटजी हो गई, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे मैथ्स होगा, कैसे इसे करें। तो इसमें डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। डिफ़िकल्टी जो मैथ्स में है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ्स क्यों डिफ़िकल्ट है यूपीएससी में और वो डिफ़िकल्टी कहाँ से आती है। वो डिफ़िकल्टी का सबसे पहला टॉपिक है मॉडर्न अलजेब्रा। ये एब्स्ट्रैक्ट होता है तो हमें समझ में नहीं आता है उतना, तो इसे थोड़ा करना पड़ता है 3-4 बार, थोड़ा लेंदी भी है ये, तो ये डिफ़िकल्ट बनाता है। बट मैंने आपको तो मॉडर्न अलजेब्रा का करने बोला ही नहीं है इसमें। सेकेंड है फ्लूइड डायनामिक्स, वो फिजिक्स का टॉपिक है, वो कैंडिडेट्स को परेशान करता है, वो भी मैंने नहीं बोला है करने के लिए। सिर्फ डी एलेम्बर्ट वाला वो हम ऑलरेडी पढ़े होते हैं कि किसी चीज़ पर अगर फोर्स 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा
और अगर उस पर टॉर्क भी लग रहे हैं तो फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो यही डी एलम्बर्ट का प्रिंसिपल है, ये हम 12th में भी पढ़ते हैं, सॉरी 11th में, ये हम 11th में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम 11th में भी निकालते थे, यहाँ भी निकालेंगे। जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो वही हैं। तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी यहाँ नहीं है। डिफ़िकल्टी जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे, जो कैलकुलस रियल एनालिसिस वाला पोर्शन था, जो मैंने आपको बाद में बोला करने के लिए, वो डिफ़िकल्ट है, वो यूपीएससी में लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मॉडर्न अलजेब्रा डिफ़िकल्ट है, वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम। फ्लूइड नीचे वाला जो था सबसे लास्ट वाला, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो प्रॉब्लम करता है। और जो पार्ट 1 में जो स्टैटिक्स डायनामिक्स में कुछ पोर्शन है, वो आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम दे सकते हैं। और जो एक एनालिटिकल ज्योमेट्री में जो स्फीयर के आगे वाला पोर्शन है, कोन, कोनिकॉइड, जनरेटिंग लाइन, रिडक्शन वाला जो पोर्शन है, रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, वो सारा यूपीएससी में आता है। तो वो कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम करता है, उसमें बार बार याद करना पड़ता है, हमें चीज़ों को देखते रहना पड़ता है, अदरवाइज हम भूल जाते हैं क्वेश्चन को। तो ये सारी चीज़ें यूपीएससी में नहीं है। इस एडवांटेज को रियलाइज़ कीजिए, मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए और आप भी इस एग्ज़ाम में अच्छा मैथ्स से स्कोर कीजिए। अगर किसी कैंडिडेट्स का मेरी वजह से अच्छा मार्क्स आता है मैथ्स में और उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं समझूंगा कि जो मैं ये वीडियोज़ जो कोचिंग वाले आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या जो गाइडेंस आप उनसे लेने आते हैं, उसका भी एक आप उनको भी एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि चलो सिलेक्शन हो गया कैंडिडेट्स का। इतना, इसके अलावा जो एक मैथ्स में एक रिमाइंडर है कि मैथ्स में क्या हो सकता है कि आप चीज़ों को पढ़ें और भूल जाएं। पहला चैप्टर पढ़े, दूसरा चैप्टर पढ़े, तीसरा चैप्टर पढ़े, पहला भूल गए, तो वो एक नॉर्मल बात है, वो मेरे साथ भी होती थी। उससे आपको डरना नहीं है, आपको अपने पे फेथ रखना है कि मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा तो कम टाइम लगेगा। वो टाइम ऐसे रिड्यूस होते होते हो जाता है। एक चीज़ जो आपको करनी है वो है फार्मूला शीट बनाना है। जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, जो मैथ्स में सॉल्व कर रहे होंगे, उसका फार्मूला शीट चाहिए। और जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उनकी लिस्ट चाहिए आपको। डिफिकल्ट क्वेश्चन की लिस्ट कैसे बनेगी? सपोज कीजिए आप ओडीई में सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने सॉल्व किया क्वेश्चन, उसमें से 2 क्वेश्चन नहीं हुए, तो उसको आप टिक कर दीजिए, डबल टिक। तीसरी बार सॉल्व किया आपने, उसमें से वो फिर भी नहीं हो रहे हैं उन 2 में से एक, तो उसको आप ट्रिपल टिक कर दीजिए। तो जब भी आप एग्जाम में जा रहे होंगे तो वो ट्रिपल टिक वाले क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, डबल टिक वाले रिवाइज कीजिए। सारे को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला वाला रिवाइज कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इतने से काम हमारा हो जाता है। ये मैथ का एक सिंप्लीफाइड स्ट्रेटेजी था। अगर ये सपोज करें किसी स्टूडेंट के लिए काम नहीं कर रही है, तो एक ऑप्शन उनके पास कोचिंग का हमेशा खुला है। कोचिंग का नाम मैंने ऑलरेडी बताया है। तो ये रही जनरल मैथ्स की स्ट्रेटेजी। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम इन दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।